कि दुनिया की जो मीट ट्रेड है वो 1.6 खरब के पास होने जा रही है। तकरीबन 16,000 करोड़ की ये मार्केट है और उसके अंदर अभी तक हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो तकरीबन है कोई 450 मिलियन डॉलर का इसके अंदर, और उसमें भी जो बेसिक हिस्सा 80% से ज़्यादा जो है ना वो बीफ का है। इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारी बीफ की एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है और हम इसको बड़ी आसानी से 2 अरब डॉलर तक लेके जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाज़रीन, फीड लॉट के बारे में हमारी सीरीज़ चल रही है और आज की सीरीज़ जो है वो 12वीं असल एपिसोड है और इसके बारे में आज हम एक थोड़ा सा कदर तवील प्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि इसको सिस्टम को सेट करने के बाद हम फिर असली चीज़ की तरफ चले जाएं कि आप लोगों ने जानवर मोटे कैसे करने हैं, उनको मार्केट के लिए तैयार कैसे करना है, बीमारियों से कैसे बचाना है, ये इसके बाद वो होगा। तो आज मेरे मेहमान जनाब नवीद इकबाल साहब, जिनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतना पेन लेकर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद ये तमाम चीज़ें बग़ैर किसी लालच के ये आप तक पहुँचा रहे हैं, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक अलमिया बताना चाहता हूँ और ये थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है। एक दानिश्वर ने एक गरीब से पूछा कि दुनिया का सबसे कीमती लिबास कौन सा है। उस गरीब आदमी ने जवाब दिया कि गरीब आदमी का वो जोड़ा जो सिर्फ उसके पास एक ही हो, और सर्दी और गर्मी, ईद और बकरीद, मुहर्रम और खुशी, उसने इन तमाम के अंदर इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस ना। तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना ये चाहता हूँ कि 80 बिलियन डॉलर आपका साल का ख़र्चा है, 30 बिलियन डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं और खिंचा के जो बिल्कुल सही ना होगा 30 बिलियन डॉलर जो है वो हमारी एक्सपोर्ट है। दरमियान में फ़र्क है 20 बिलियन डॉलर का। जब तक आप 20 बिलियन डॉलर के खसारे को पूरा नहीं करेंगे ये कशकोल हमारे हाथ में ही रहेगा और लोग पैसे देने वाले हमसे आंखें चुराते ही रहेंगे। तो लिहाजा उस गरीब आदमी की तरह हमने देखना ये है कि मैं दूसरा जोड़ा कैसे ख़रीद सकता। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ नवीद इकबाल साहब का कि ये हमें ये बता रहे हैं कि ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इस ऑप्शन को आप कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं, डिसीजन इज़ योर्स। तो वेलकम जनाब नवीद इकबाल साहब। आज हम 12वीं किस्त का आगाज़ करते हैं और आज हमने इसको मुकम्मल करना है ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम लोगों से कह सकें कि अब आगे चलने वाला जो है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल सूरत है। आपने घर बना लिया, जगह सिलेक्ट कर ली, सिस्टम कर लिया, तो मुझे बताइएगा कि आज आप क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि हम एक सीरीज़ को साथ लेके चल रहे हैं और आज इसकी 12वीं एपिसोड है इसकी, और इससे पहले हम तकरीबन 11 एपिसोड कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो नाजरीन हैं, सामीन, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तकरीबन 2000 लोग जो ना हमें सुनते हैं, मुसलसल देखते हैं हमारी हर एपिसोड को और उसमें अपने सवालात भेजते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी फ़ीडबैक देते हैं, जिससे हमें बड़ा हौसला होता है और हमें अंदाज़ा होता है कि लोग अब किस तरीके से किस तरह सोचना शुरू हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी फिर लोगों के जो दिल हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो किस तरफ मोल्ड होते हैं, कैसे मोल्ड होते हैं। तो हमारी कोशिश है जो हम जारी रख रहे हैं और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है कि वो ये एक मुल्क आगे की तरफ बढ़े। बस सर, आज ही एक जंग के अंदर, मैं हाफिज़ साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जंग के अंदर आज मीट एक्सपोर्ट की एक स्टोरी छपी है जंग अखबार के अंदर कि दुनिया की जो मीट ट्रेड है वो 1.6 खरब के पास होने जा रही है। तकरीबन 16,000 करोड़ की ये मार्केट है और उसके अंदर अभी तक हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो तकरीबन है कोई 450 मिलियन डॉलर का इसके अंदर, और उसमें भी जो बेसिक हिस्सा 80% से ज़्यादा जो है ना वो बीफ का है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी बीफ की एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है
और हम इसको आसानी से, बड़ी आसानी से $2 अरब तक लेके जा सकते हैं, बहुत आसानी से। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारी जो फील्ड लॉट है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी रिक्वायरमेंट, और अगर ये ठीक नहीं होगी तो फिर उसका जो खमियाजा है वो जब तक फील्ड लॉट बना रहेगा, जब तक उसके अंदर कैटल आते रहेंगे, वो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अगर फील्ड लॉट पहले मरहले पे ही ठीक बन जाए तो उसके फिर 20-30 साल तक हमें उसके फल मिलता रहेगा और हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी और हमें बार बार चीज़ों को दुरुस्ती की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नवीद साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, एंडोर्स करता हूँ। मैं नीदरलैंड में था और वहाँ मैंने देखा कि वो घर के 4 आदमी थे और वो 600 जानवरों को पाल रहे थे। और मैंने उनसे पूछा कि मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि जानवर की पैदावार बढ़ाने के अंदर, मोटा करने में, दूध देने में, बच्चे पैदा करने में, सिर्फ एक चीज़ बताएं जो कुंजी हो इस सारे ख़जाने की। तो उसने एक लफ्ज़ बताया, उसने कहा कंफर्ट ऑफ द एनिमल। बिल्कुल सही। अगर आपका जानवर कंफर्ट है तो उसकी पैदावारी सलाहियतें बाहर आएंगी। और वेरी राइटली यू आर सेइंग कि अगर आपके शेड में कोई ख़राबी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह ताला उनकी ग्रोथ वैसी होगी जैसा आपने टारगेट किया होगा। प्लीज़ गो अहेड। अच्छा, उसमें मैं इसको शुरू करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम में था जिस पे उन्होंने भी एक पाकिस्तान के अंदर 4 साल का 5 साल का प्रोग्राम कंप्लीट किया है स्मार्ट के नाम से, और पंजाब के अंदर उन्होंने कंप्लीट किया है। वहाँ पर जो एक चीज़ हमारे सामने आई कि जेनेटिक्स जो है वो सिर्फ 30% है इस बिज़नेस के अंदर, जो 70% है इट्स द रेस्ट ऑफ द बिज़नेस, के जिसके अंदर आपकी फीडिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आपके हेल्थ प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उसकी हैंडलिंग आ जाती है, उसके बाद क्लाइमेट आ जाता है। क्लाइमेट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट नाउ, चाहे वो आप एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स कर रहे हो, चाहे आप उसके अगर ये आप लाइफ स्टॉक कर रहे हो। तो अब उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स से भी ज़्यादा, वो है उसकी हैंडलिंग, उसका फीड प्रोग्राम और उसका हेल्थ प्रोग्राम और उसकी वेलफेयर। अच्छा, जो इसकी हैंडलिंग और वेलफेयर है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है उसके किसके ऊपर, उसकी हाउसिंग के ऊपर, उसकी जो हम फैसिलिटीज़ बनाते हैं उसके ऊपर। और फीडिंग प्रोग्राम्स भी जितने भी हमारे हैं और हेल्थ प्रोग्राम हैं वो भी जब तक इफेक्टिव नहीं हो सकते जब तक हाउसिंग हमारी उसकी जो है ना वो प्रॉपर नहीं बनी, उसके पास स्पेस उसके अंदर प्रॉपर नहीं है, और उसके अंदर जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, और वो स्ट्रेस फ्री उसके अंदर नहीं है तब तक। तो अब हम आते हैं कि आज के प्रोग्राम के अंदर हम कंस्ट्रक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर जो बेसिक आपने डिसीजन लेना है वो लेना है राइट, आपके पास स्पेस होनी चाहिए सबसे पहले, कि आपको स्पेस कितनी चाहिए। उसके लिए हम पहले आपके साथ एक फार्मूला डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आप स्टैंडर्ड कैटल यूनिट के ऊपर अपनी स्पेस को कैलकुलेट करेंगे, और जो स्टैंडर्ड कैटल यूनिट है उसका जो वेट है वो 600 kg है जब वो एग्जिट करेगा, आपके फार्म से बाहर निकलेगा। अच्छा, आपके फार्म के ऊपर उससे कम वेट के अगर कैटल आ रहे हैं तो 350 से नीचे को जब आप लेके आएंगे तो आप इक्विवेलेंट फैक्टर लगाकर 0.57 का तो आप लगा लेंगे कि अब मेरे फार्म के ऊपर कितने कैटल खड़े हो सकते हैं। तो जहाँ पर स्टैंडर्ड कैटल यूनिट 100 खड़ा हो सकता है, वहाँ पर जो आपका हमारे यहाँ कैटल चलता है ज़्यादातर 350 लाइव कैटल वेट तक, तो वो उसमें 177 कैटल खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि मुझे जो कैटल को मैंने खड़ा करना है उसको फीड, उसको पेन कहते हैं, फीड पेन, फीडिंग पेन या फीड पेन कहते हैं, जिसके अंदर कैटल खड़ा होता है और वो 24 घंटे उसके अंदर रहता है और खाना खाता है, कि उसका एरिया कितना होगा। अगर वो एरिया प्रॉपर नहीं है तो आपका कैटल कंप्रोमाइज होने की तरफ जा रहा है। 2-3 उसके ऊपर एलिमेंट हैं उसके। तो सबसे पहले आपने एरिया निकालना है कि जो मैंने अपने बाड़े बनाने हैं और मैंने उसके अंदर कैटल कितने खड़े करने हैं और मुझे उसके लिए कितना एरिया चाहिए। तो उसके लिए भी हम इसका एक फार्मूला जो है ना वो डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपको जब एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालना है। अच्छा, उसमें एक अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है स्टॉकिंग डेंसिटी। अब स्टॉकिंग डेंसिटी को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टॉकिंग डेंसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होगी। अच्छा, अब स्टॉकिंग डेंसिटी एक है स्टॉकिंग रेट, कि उसमें आप सिंपली ये निकाल सकते हैं टोटल ये मेरा पेन है, इसके अंदर ये कैटल खड़े हुए तो मेरी रेशो क्या निकली, तो आप टोटल कैटल को डिवाइड करेंगे उसके ऊपर अपने पेन के ऊपर, तो वो आपको आ जाएगा। जो स्टॉकिंग डेंसिटी है उसका रेट किसी और तरीके से फार्मूले के साथ बनता है, वो भी आपको मिल जाएगा। अब उसके अंदर जो स्टॉकिंग डेंसिटी का स्पेस दी जाती है वो दी जाती है 25 स्क्वायर मीटर पर कैटल। या आप 25 देंगे या 20 देंगे
या 15 देंगे, और जो इसमें आइडियल समझी जाती है या जो एक प्रॉपर है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वो है 20 स्क्वायर मीटर पर कैटल आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी आपने रखनी है। अब स्टॉकिंग डेंसिटी के दो इम्पैक्ट आएंगे। नंबर 1 कि आप स्टॉकिंग डेंसिटी जितनी आप बढ़ाते चले जाएंगे, आपके कैटल उतने नैरो आते जाएंगे एक दूसरे के पास, और उनके पास बड़ी स्पेस कम निकलेगी, और उससे जो कैटल हैं वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। कि मसलन जहाँ पर एक कैटल खड़ा होना चाहिए वहाँ पे आप 3 कैटल खड़े करेंगे, तो अब आप सोच लीजिए कि वो कैटल कैसा बिहेव करेगा, और उसकी जो सारे दिन की एक्टिविटीज़ हैं, रात की एक्टिविटीज़ हैं, बैठने की एक्टिविटीज़ हैं, अपने आप को रिफ्रेश करने की एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उसको वो कितना उसके अंदर वो स्ट्रेस पे चला जाएगा। तो एक तो आपने इसको देखना है। दूसरा, एक कैटल जो है वो 24 आवर के अंदर अपने बॉडी वेट का गोबर और पेशाब की शक्ल में बाहर निकालता है। अब जितनी स्टॉकिंग डेंसिटी हाई होगी, ये चीज़ें ज़मीन के ऊपर आएंगी, और ये तकरीबन एक कैटल की डेली बेसिस के ऊपर 2 mm ये ज़मीन के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जितनी स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि कम जगह के ऊपर ज़्यादा कैटल आप डालेंगे, तो अब एक तो कैटल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं रहे, और दूसरा डेली बेसिस के ऊपर नीचे मॉइस्चर। अब जो कैटल गोबर निकालता है अपने अपने लाइव वेट का 5% डेली बेसिस के ऊपर, उसमें 90% मॉइस्चर है। अच्छा, अब वो जो मॉइस्चर ज़मीन पे जा रहा है गोबर की और पेशाब की शक्ल के अंदर, वो डेली बेसिस पे 2 mm जो है ना वो एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पर। अब आप ये देखेंगे साल के अंदर वो कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, 6 महीने के अंदर कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो अगर आपके पास स्टॉकिंग डेंसिटी बड़ी हाई है, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है, तो अब आपका जो कैटल है वो कंप्रोमाइज़ करने की तरफ जा रहा है। अब इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए साइंस के अंदर फार्मूले मौजूद हैं। आप उन फार्मूलों को अडॉप्ट कीजिए और उसके मुताबिक अपना पेन साइज़ निकालिए, और उसी के मुताबिक स्टॉकिंग डेंसिटी को चेक करते रहिए। अच्छा, स्टॉकिंग डेंसिटी चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ, ये नहीं कि आप एक ही स्टॉकिंग डेंसिटी जो है ना वो कंटिन्यूस लेके चलेंगे। अच्छा, अगर आपने खुदा ना खास्ता एक स्टॉकिंग डेंसिटी हाई रख ली, और एक पेन के अंदर जहाँ पे 50 कैटल आने चाहिए थे आपने 100 कैटल डाल दिया, अब क्या करेंगे आप? अब आप ये करेंगे कि जब आपने उनको बेचना है, तो उससे तकरीबन 15-20 दिन पहले उनको कंफर्टेबल करेंगे दूसरे पेन के अंदर डालकर, जहाँ पे आप उनको राइट स्टॉकिंग डेंसिटी देंगे, ताकि जो उनके ऊपर स्ट्रेस हुआ है वो उसको एटलीस्ट कम कर सकें। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक आपके पास ये है कि आपने पेन का साइज़, उसकी कैपेसिटी कितनी रखनी है। तो दुनिया में जो उसकी कैपेसिटी रखी जाती है वो रखी जाती है एक ट्रक का वेट कितना आता है, एक ट्रक के अंदर कितने कैटल आते हैं। वहाँ पे बड़े ट्रेलर चलते हैं जिसके अंदर 52 कैटल आते हैं, तो वहाँ पर जो सिस्टम ही दूसरा है। हमारे पास जो ट्रक ज़्यादा चलते हैं उसमें 17-18 कैटल आते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपने जो पेन साइज़ रखना है वो कितने कैटल के लिए रखना है, और कोशिश करें कि जो एक कंसाइनमेंट आती है, इकट्ठे कैटल आते हैं, तो एक पेन के अंदर नहीं, उनको आप अलग मत कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको अलग कीजिए। लेकिन अगर आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी हाई हुई है, आपने पेन का साइज़ छोटा रखा हुआ है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने उनको डिलीवरी से पहले कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाना है। अच्छा, ये तो होगी आपकी बेसिक साइजेस निकालने के लिए, और आपने उसका लेवल क्या रखना है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब आपने साइट सेलेक्ट कर ली, आपने उसका एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, और आपने उतना एरिया ले लिया कि ये मेरे फील्ड लॉट के लिए मुझे इतना एरिया चाहिए, और जो एरिया आपका कम है उससे स्टॉकिंग डेंसिटी आई हुई, और उसको आपको पता चल गया कि मैं यहाँ पे वीक हूँ। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने लैंड के 2 सर्वे करवाने हैं। एक प्रिलिमिनरी सर्वे करवाना है जिसके अंदर सर्वे करने वाला आपकी बाउंड्रीज को फिक्स करेगा, और उसकी जो टोपोग्राफी है, उसके जो लेवल्स हैं लैंड के, और लैंड की क्या पोजीशन है वो आपको बताएगा। तो ये सर्वे, जिसमें आपका पानी का सर्वे भी होगा, जिसमें आपका लैंड का भी सर्वे भी होगा। अब ये आपने एक प्रिलिमिनरी सर्वे करवाना है ड्राइंग बनने के बाद। अब जैसे ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्शन का सर्वे होगा। अब आपकी जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं, अब वो बताएंगे कि इन्होंने ज़मीन पे प्लेस, किस जगह पे क्या चीज़ प्लेस होनी है, उसका क्या वेट आने वाला, और उसका इन्वायरमेंट क्या होगा। एक जगह ऐसी है जिसपे मुसलसल जानवर ने चलना है, अगर ज़मीन नीचे भुरभुरी है तो वो लैंड ख़राब होती चली जाएगी। अगर वो लैंड नीचे जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही मॉइस्चर को,
तो ऊपर पानी इकट्ठा होता चला जाएगा, और उस पर फिर क्या होगा कि आपको उसकी सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके 2 सर्वे होंगे, एक सर्वे होगा लैंड का, दूसरा होगा कंस्ट्रक्शन का सर्वे, कि जो आपका डिज़ाइन बना है उसके मुताबिक आप फिर उसके ऊपर सर्वे करवाएंगे कि मेरी जो चीज़ जिस जगह पे आ रही है क्या लैंड उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। आपको कंप्रेशन करवानी पड़ेगी, जैसे ये सड़क बनाने से पहले उसके ऊपर रूला फेरते हैं, तो इसी तरह जहाँ जहाँ पे ज़मीन प्रॉपर नहीं है तो आपको ज़मीन को वहाँ पे प्रॉपर करना पड़ेगा। तो ये 2 प्रिलिमिनरी जब आपके सर्वे हो जाएंगे, उसके बाद अब आप चले जाएंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसमें सबसे जो पहला मरहला आता है वो आता है 4 दीवारी का। अच्छा, अब दुनिया के अंदर जब आप फार्म देखते हैं तो आपको 4 दीवारियाँ नज़र नहीं आती हैं। हमारे ये जो मुल्क है यहाँ पर 4 दीवारी जो है ना, वो शायद हमारा यहाँ पर जो थेफ्ट की हमें एक चीज़ रहती है, कुछ हमें दूसरे ख़तरात रहते हैं जिसके लिए हमें दीवार बनानी पड़ती है। दीवार एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो अगर आप फार्म अपनी लैंड के अंदर बना रहे हैं, आप उसके लिए फेंस भी लगा सकते हैं। दीवार के देखिए कि दीवार के बजाय आप किस चीज़ को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दीवार का एक बहुत बड़ा खर्चा है जिसको अगर आप प्रॉफिट में एडजस्ट करना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी साल लग जाएंगे। तो अगर आप अपनी लैंड के बीच में बना रहे हैं, आपका मिड के अंदर फार्म आ रहा है, तो आपको 4 दीवारी की ज़रूरत नहीं है। आप फेंस से, वायर फेंस से आप उसका गुजारा कर सकते हैं, या आप कोई और उसके ऊपर जो चीज़ें हैं उसकी ऑप्शंस मौजूद होती हैं हमेशा हमारे पास। वो जो आपका डिज़ाइनर है वो आपको उसकी ऑप्शन बता सकता है। तो सबसे पहला मरहला ये है 4 दीवारी का। नवीद साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये 4 दीवारी वाली बात। और दुनिया में हमने देखा है कि ये फेंस का तस्वुर है, लेकिन हमारा रिवायती तरीका जो है वो एक खौफ है कि सांप ना आ जाए, कोई भेड़िया ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए। वो भी भेड़िया नुमाई होता है ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर, इसलिए वो किया जाता है। तो इसका अल्टरनेट जो हमने देखा है वो एक फेंस है, एक हेज है, और एक फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ हैं, कि वो बिल्कुल आप 2-2 फुट के फासले के ऊपर आप दरख्तों पर लगाएंगे। एक तो उनका आपस में कंपटीशन होगा, वो वैसे ही फास्टर हैं ग्रोथ वाले, तो ये इकट्ठे करीब करीब लगाने से भी वो बढ़ेंगी, और अल्टीमेटली ये एक गज़ब की फेंस बन जाएगी। फ़िलिपीन, वियतनाम, कंबोडिया, इसमें चूँकि रकबे लोगों के थोड़े हैं, तो वहाँ पर ईपल नाम का दरख्त जो है वो इसी काम के लिए लगाया जाता है। और फिर वो ये करते हैं कि 8 फुट से ऊपर नहीं होने देते, कि जहाँ तक इंसान का हाथ वगैरह पहुँच सके, तो वहाँ से वो काटते रहते हैं। उसके नतीजे के अंदर दरख्त जो है वो नीचे से मोटा होता रहता है, और उसके ऊपर, उस मोटे दरख्त के ऊपर आप फेंस लगा ले, वो उसे कहते हैं लाइव पोल, वो लाइव पोल का काम करता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने 3-4 ऑप्शंस तो खुद ही बता दी कि इस पे 3-4 ऑप्शंस निकल सकती हैं। दूसरा, लोगों को थेफ्ट का होता है कि थेफ्ट नहीं होगी। अच्छा, थेफ्ट जब भी होगी ना वो अंदर से होगी, बाहर से सिर्फ कोई 5-10% चांसेस होते हैं कि बाहर से कोई बंदा आके थेफ्ट करता है। जब तक अंदर से लोग शामिल ना हो तो थेफ्ट नहीं हो सकती इसके अंदर। उसके भी अब आपके पास बहुत सारे जो है ना वो सोल्यूशन आ चुके हैं। मसलन आप कैमरा लगा सकते हैं, उससे आप सर्विलियंस कर सकते हैं। आप जो वायर्स लगी हुई हैं आपकी फेंस के ऊपर, आप उनमें इलेक्ट्रिक छोड़ सकते हैं। तो ये बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अगर करेंगे तो एक तो आपकी सर्विलियंस बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा जो वॉल के ऊपर खर्चा आता है वो कम हो जाएगा, और आपका फॉर्म भी अच्छा रहेगा उसके लिए। उसके बाद फिर हम आते हैं अंदर की कंस्ट्रक्शन, वो क्या है। अब आप जब इसका डिज़ाइन बनवा लेंगे तो अब इसके बाद आप इसका बिल ऑफ मटेरियल बनवाना है। आपका जो भी आर्किटेक्ट होगा, जो भी सिविल इंजीनियर इसके अंदर इंगेज है, जो भी टेक्निकल टीम है, वो अब आपको इसके लिए क्या बना के देगी, बिल ऑफ मटेरियल बना के देगी। अब बिल ऑफ मटेरियल जब बना के देगी तो आपको बताएगी कि ये जो पेन बन रहे हैं इनकी जो सरफेस है, अगर हम उसको हार्ड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये 3 सॉल्यूशंस, उनकी कॉस्ट ये आ रही है। इसके ऊपर जो हम पाइप सिस्टम करना चाहते हैं, जो पेन्स को हम एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं पाइप सिस्टम के साथ, तो इसको हम लकड़ी से भी कर सकते हैं, इसको हम बैम्बू से भी कर सकते हैं, इसको हम जो लोहे के पाइप उनसे भी यूज़ कर सकते हैं, नए पाइप से भी कर सकते हैं, और यूज़ पाइप से भी कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट ये आएगी। उसके बाद फिर जो उसके अंदर आपकी ये बननी है फीड बंक्स बनने हैं। अब वो भी एक तो सीमेंटेड बन सकते हैं, दूसरा मेटल के भी बन सकते हैं। अब वो आपके सामने इसकी भी चॉइस रख देंगे। इसके बाद उसके अंदर जो वाटर सिस्टम लगना है उसकी भी वो मुख्तलिफ चॉइसेस आपके सामने रख देंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है शेड और शेड्स। अब हमारे मुल्क के अंदर
हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचो विचार नहीं करते, कॉपी पेस्ट काम करते हैं या सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। तो आज हाफिज़ साहब इस प्रोग्राम से पहले अपने दो मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे कि हमारा जो मुल्क है वो किस क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अक्सर एग्रीकल्चर के अंदर इसको नहीं सोचते। तो अब जो कैटल है और जो कैटल की फैसिलिटीज़ हैं, अब इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आप किस किस्म के क्लाइमेटिक जोन के अंदर हैं। तो हम जो पाकिस्तान के अंदर हैं, हम लोग टेम्परेट जो है ना वो क्लाइमेटिक जोन के अंदर हैं, ट्रॉपिकल के अंदर नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मुल्क आते हैं और उन्होंने अपनी जो कैटल की वहाँ पर इन्वेंट्रीज हैं उनको किस तरह की हाउसिंग फैसिलिटीज़ के अंदर किया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद फीड का ताल्लुक भी डायरेक्ट आके बनता है आपके क्लाइमेट के साथ कि आपका क्लाइमेट किस तरह इम्पेक्ट कर रहा है आपके कैटल के ऊपर और आपने उसको कैसे चेंज करना है। और पाकिस्तान बड़ा डाइवर्स मुल्क है, आप कराची से स्टार्ट करें और ऊपर तक जाएं तो आपको जोन चेंज होते हुए मिलेंगे। तो अब आप जो कराची के अंदर फार्मूला रखेंगे वो आपका ये रहीमर खां में नहीं चलेगा और जो रहीमर खां में है वो पिंडी में नहीं चलेगा। तो इसके अंदर माइनर चेंज जब आएंगे तो एक मेजर चेंज बन जाती है। तो हम लोग तो आदी है कि एक ही फार्मूले को लेते हुए उसी को हमने कपास के ऊपर रखना है, उसी को हमने कट्टे के ऊपर रखना है, उसी को हमने बच्चे के ऊपर रखना है, उसी को हमने राइस के ऊपर रखना है। और एक कराची के अंदर जो बंदे ने फार्मूला अडॉप्ट कर लिया हो वही हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अडॉप्ट करना है। तो ये जो एग्रीकल्चर की साइंस है ये पिछले 100 साल में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है दुनिया के अंदर, और जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जैसे अभी हमारी फसलों के अंदर किसान को नुकसान हो रहा है, कैटल्स के अंदर भी ऐसे ही है। तो हमारे बहुत सारे लोग जो बिजनेस से निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं कि उनको इन तमाम चीज़ों का एहसास नहीं होता। अब आप जब कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे तो अब आपके पास जब बिल ऑफ मटेरियल आ गया तो देन यू हैव टू डिसाइड कि अब आपने इसमें से कौन कौन सी ऑप्शंस लेनी है। मसलन आप जब शेड बनाते हैं बेसिकली तो उसके ऊपर आपके पास जो ऑप्शंस बनती हैं, नंबर 1 कि आप उसके कानों की छतें भी डाल सकते हैं, ऑप्शन है। ऊपर मिट्टी डाल लेंगे आप। दूसरी ऑप्शन है कि आप लेंटर डाल लेंगे। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप उसके ऊपर फैब्रिकेटेड जो स्टील है उसकी छत डाल लेंगे। अच्छा, अब ये तमाम ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप ये ऑप्शंस को जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर ऑप्शंस की कुछ स्ट्रेंथ हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। हमारे अक्सर लोग जब फार्म स्टार्ट करते हैं ना तो ये कहते हैं यार हम तजर्बा कर रहे हैं तो हम तजर्बे के तौर पर अभी बना लेते हैं ऐसे, उसके बाद जाके हम इसको सही कर लेंगे। अच्छा, वो सही सारी ज़िंदगी नहीं होता फिर, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आ रहा होता है, उनके पे बैक पीरियड के ऊपर आ रहा होता है, उनकी करेक्शंस और मेंटेनेंस के ऊपर आ रहा होता है और चीज़ों को बार बार चेंज करने के ऊपर आ रहा होता है। आप जो भी फार्म बना रहे हैं आप 30 साल के लिए बना रहे हैं और आपका जो कस्टमर है वो पाकिस्तान से बाहर से आने वाला है, वो लोकल कस्टमर नहीं है जो देख के जो भी चीज़ बना लेंगे खुश हो जाएगा। वो जो आपका कस्टमर है वो न्यूजीलैंड के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, अमेरिका के अंदर, और वो लोग आके उनको ट्रेन कर रहे हैं और वो लोग उनको अपने फार्म दिखा रहे हैं, वो देख के तो खुश नहीं होगा। तो अब आपने जो फार्म भी बनाना है तो अपने कस्टमर को माइंड के अंदर रखते हुए बनाना है। और आपने जो भी बनाना है उसको आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी आप एक्सपेंशन करेंगे तो इट्स वेरी मच कॉस्टली और वो साथ अलाइन नहीं होगी। अगर अलाइन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो अब आपने जो भी फैसिलिटीज़ बनानी है उसके अंदर आपकी फीड मिल लगनी है, उसके अंदर आपने साइलेज जो है अपने कैटल के लिए, अगर आपने 500 कैटल खड़ा किया है, 100 कैटल खड़ा किया है, 1000 कैटल खड़ा किया है, 5000 कैटल खड़ा किया हुआ है, उसके लिए साइलेज आपने वहाँ पर डंप करना है, उसको स्टोर करना है। आपने वनडे की चीज़ों को वहाँ पर स्टोर करना है। आपकी वहाँ पर जो TMR मशीन्स है वो खड़ी होनी है। अच्छा, अब TMR मशीन है, अब उसके लिए जब आप रास्ते बनाएंगे, अक्सर लोग जब पेन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर वो इतनी जगह नहीं छोड़ते कि जिसके ट्रैक्टर और TMR जिसके ऊपर वो टर्न करके तो अंदर जा सके। अब उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और वेयर एंड टीयर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रैक्टर का टायर जब भी किसी जगह के ऊपर आएगा या ट्राली गलत जगह पे चलेगी तो वो चीज़ टूटनी शुरू हो जाएगी। तो अब इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है आपने ड्राइंग बनवाते हुए। अब जब आप ड्राइंग बना रहे होंगे तो वो अब आपको उसके ऊपर 3 रिव्यू लेने हैं और तीनों आपने प्रोफेशनल रिव्यू लेने हैं। उसके बाद जाके आपने बिल ऑफ मटेरियल बनवाना है और फिर आपने उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाना है। और याद रखिए, आप जो भी चॉइस लेंगे हर चॉइस की कुछ उसके बेनिफिट्स हैं और कुछ उसकी वीकनेसेस हैं। अब आपने ये देखना कि आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप उसके अंदर किस किस्म की प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उसकी कॉस्ट क्या आएगी। अगर आपने फॉर्म गलत बना लिया, स्टॉकिंग डेंसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई चली गई
उसके अंदर चिचड़ आ गया, उसके अंदर मक्खी आ गई, उसके अंदर मच्छर आ गया, और जो ज़मीन के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर 2 mm जो है उसका पेशाब और गोबर इकट्ठा हो रहा है और वो आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने की तरफ जा रहा है। और अगर आप ये सोचिए, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, जिस इन्वायरमेंट में आपने कैटल को खड़ा किया हुआ है, वो डेली बेसिस पर 1% 2% आपकी एफिशिएंसी को डाउन कर रहा है, तो साल में आप कितना लॉस करेंगे, आप ज़रा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नवीद साहब, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में बॉटम लाइन जो आपने सारी बातें बताई हैं, उसकी बॉटम लाइन क्या है कि आने वाला वक्त जो है वो मैकेनाइजेशन का वक्त है। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। यानी कि बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कल को इंसानों के ऊपर डिपेंडेंस लेबर पे कम होती जाएगी और मैकेनिकल जो इसकी ऑपरेशन है वो ज़्यादा होगी। लिहाजा जब आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आप वो उसका नक्शा वगैरह बनवा रहे हैं, उसमें इस बात की गुंजाइश रखें कि जितनी भी आने वाली मशीनरी है या अब मशीनरी है, उसके चलने के अंदर कोई रुकावट ना हो, ताकि आपका ऑपरेशन जो है वो बड़ा इजीली ऑन इंटरनेशनल लेवल चल सके। जी हाफिज़ भाई, आपने बिल्कुल तवज्जो ठीक दिलाई है। उसमें पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था और किताब का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो कंक्लूड हो रहा था, वो ये हो रहा था कि आने वाले वक्त के अंदर किसी भी फैक्ट्री के अंदर 2 जानदार लोग होंगे। एक उसमें कुत्ता होगा और एक इंसान होगा। बाकी तमाम की तमाम जो फैक्ट्री होगी वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज और चल रही होगी। अच्छा, अब इसमें ये 2 चीज़ें क्यों होंगी? इंसान इसलिए होगा कि वो कुत्ते को खाना डाल सके, और कुत्ता इसलिए होगा कि वो कोई इंसान जाके मशीन को हाथ ना लगा सके। तो अब आने वाला जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा मैकेनाइज होने जा रहा है, कंप्यूटराइज होने जा रहा है और ऑटो पे जा रहा है। अब हमारे इस सिस्टम के अंदर भी जो हैंडलिंग सिस्टम है, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक है कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन है। अब कैटल का हैंडलिंग सिस्टम है। कैटल का हैंडलिंग सिस्टम क्या है कि आपने कैटल को अनलोड करना है, उसके बाद आपने उसको लेके जाना है क्वारंटाइन पेन के अंदर, उसके बाद आपने उसको फिर मूव करना है फीड पेन के अंदर, और फिर आपने उनकी बॉडी कंडीशन के ऊपर उनकी रीग्रुपिंग करते रहना है। और फिर आपने जब कैटल को बेचना है तो आपने सेलेक्ट करते हुए, मसलन एक जगह पे आपके 50 कैटल खड़े हैं, उसमें से 10 कैटल आपने निकालने हैं और उनको फिर आपने लोडिंग की तरफ लेके जाना है और वहाँ पर जाके आपने फिर उसको लोड करना है। तो अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, अभी तक जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर यूज़ होती है। अब जब लेबर यूज़ होती है तो वो क्या करती है, एक कैटल खुला हुआ होता है और कैटल को पकड़ने के लिए जब भागती है तो वो एक पूरे दिन की एक्टिविटी है जिसमें कैटल आगे आगे है, 20 बंदे उसके पीछे पीछे हैं। अब उसके अंदर कैटल गिरते हैं, इंसानों को चोटें लगती हैं और कैटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चला जाता है, और उसको जब चोटें लगती हैं तो जब वो स्लाटर उस पर जाता है तो उसको ब्रूजिंग हुई होती है। कई दफ़ा ब्रूजिंग तो ऐसी होती है ऊपर नहीं नज़र आती, जब कैटल को स्लाट करते हैं तो उसके कई दफ़ा आधा एक क्वार्टर उसका चला जाता है, कभी उसका हाफ साइड चली जाती है, कभी पूरे का पूरा कार्कस जो है ना वो रिजेक्ट करना पड़ जाता है। और ऊपर से तो कैटल आपको सही नज़र आ रहा होता है, लेकिन ड्यूरिंग द हैंडलिंग उसको इतने ज़ख्म लगे हुए होते हैं जो कि बाहर नज़र नहीं आते, और उसकी बुनियादी वजह इंसान है जो उसको पीछे भागता है, उसको पकड़ने के लिए भागता है, या उसको अलहदा करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, या बीमार होता है तो उसको निकालने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीज़ें ड्यूरिंग हैंडलिंग होती हैं। अब हैंडलिंग जितनी ऑटोमेशन पे चली जाएगी, अब उसके लिए कैटल हैंडलिंग सिस्टम लगने हैं। उसमें क्या होगा कि गेट्स लगेंगे, जो पेन बने हुए हैं उनके अंदर गेट्स इस तरीके से लगाए जाएंगे, सिर्फ आपको एक गेट खोलना है और कैटल खुद ब खुद वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आगे एलिस बनी होंगी, और अब एलिस ने वहीं पे जाके खोलना है कि जहाँ पर आपने उस कैटल को लेके जाना है या बहुत सारे कैटल्स को लेके जाना है। अब एक बंदे की ज़रूरत है इसके अंदर उनको मूव करने के लिए। अभी फ़िलहाल हमें कम से कम 15 से 20 लोग चाहिए होते हैं कैटल्स को मूव करवाने के लिए। तो अगर इसमें अभी ऑटोमेशन कोई नहीं आई, आपने सिर्फ क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप गेट्स यूज़ कर रहे हैं और कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। एलिस बनी हुई है पाइप से या लकड़ी से, और उसमें कैटल ने मूव करना है। इसी तरह अब आपको 3 चीज़ें अपने उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर लगानी पड़ेंगी। नंबर 1, आपको वहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग रैम्प जो ना एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो बनवाने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे। कोई कॉस्टली नहीं है, उतनी ही कॉस्ट लगेगी जितनी कॉस्ट पे अभी आप बनाते हैं, लेकिन उस पर यह है कि आप डिज़ाइन करवा के लगा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो आपके मुख्तलिफ जो ट्रक्स के ऊंचाई वाले आते हैं उनके साथ वो अलाइन हो जाएंगे। ये नहीं होगा ऊंचा ट्रक आ गया या नीचा ट्रक आ गया या बड़ा ट्रक आ गया तो उसके साथ वो काम नहीं करेंगे, फिर आप उसको मैनुअली अनलोड करेंगे। तो वो अगर आपने लोडिंग और अनलोडिंग रैम्प बनवाने हैं, उसके बाद इसके अंदर एलिस बननी है,
वो डिज़ाइन होगी जिसमें कैटल मूव करेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ इसके अंदर चाहिए जिसमें आपने प्रोसेस करना है कैटल को। प्रोसेस करने से मुराद है कि आपने उसमें लाके खड़ा करके उसकी हेल्थ को चेक करना है। अगर आपने उसको कुछ इंजेक्शन लगाने हैं तो वो लगाएंगे। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती हैं कि जो इंजेक्शन है ना वो गलत साइड के ऊपर लगा होता है। जब कैटल को ज़िबा करते हैं तो वो जो इंजेक्शन गलत साइड पर लगा होता है या गलत लग गया होता है तो उसकी वजह से मीट रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आपको एक प्रोसेसिंग के लिए अब आपको स्क्वीज़ क्रश बनवाना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, जो उस हैंडलिंग सिस्टम का हिस्सा होगा। अब उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए जो कैटल्स को मूव करवाता हुआ उसके अंदर लेके आएगा। कैटल खड़ा होगा, आगे उसके सर आप मुंह को भी पकड़ने के लिए एक ग्रिप होगी। अब कैटल मूव नहीं कर सकता। अब जिस बंदे ने काम करना है कैटल के ऊपर, जिस जिस जगह भी करना है, उधर से वो विंडो हटाएगा, उसका डोर खोलेगा और कैटल को वहाँ पे प्रोसेस कर लेगा। उसने उसको अगर ये एयर टैग लगाने हैं वो भी लगा लेगा, इंजेक्शन लगाने हैं, अगर उसने बॉडी कंडीशन स्कोर करनी है, कुछ भी करनी है तो इसके अंदर होगा। और फिर आपको वहाँ पे ज़रूरत है एक अच्छे वेइंग स्केल की। आपका अगर फार्म बड़ा है तो आपको ये 2 सेट चाहिए, और अगर आपका फार्म छोटा है तो आपका 1 सेट के साथ भी काम चल जाएगा। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जब आप ड्राइंग बनवा रहे होंगे फार्म की, ये उसके अंदर जो है ना ये डिज़ाइन होंगे, और जितना अच्छा आप इसको करवा लेंगे उतना काम आपका अच्छा होगा, उतनी लोडिंग अनलोडिंग आपकी आसान रहेगी, आपके कैटल को चोट कम लगेगी। आपको उनको एक दूसरे से अलग करना है, रीग्रुपिंग करनी है, एक पेन से दूसरे पेन के अंदर लेके जाना है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से होंगी, कम से कम लेबर लगेगी, कैटल जो है ना वो आपका खुश रहेगा और आपके कैटल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्लाइमेट है। क्लाइमेट को देखते हुए आपने फीडिंग सिस्टम को लेके आना है, फीड्स प्रोग्राम लेके आने हैं और हेल्थ प्रोग्राम्स लेके आते हैं। अगर आप क्लाइमेट को आपने नहीं सोचा तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। आपने जितनी फैसिलिटीज़ बनानी है कैटल के लिए वो क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करते हुए बनानी है। उसके बाद आखिर में कहीं जाके जेनेटिकली आता है। अच्छा, उसके अंदर जो बोस इंडिकस है दी बेस्ट कैटल है इस वक्त दुनिया के अंदर। अगर आप उसको सिलेक्शन करते हुए अच्छी सिलेक्शन कर लेंगे, बसन आजकल मैं एक बहुत चीज़ सुनता हूँ कि जी हमारे पास जो है ना ब्रीड नहीं है, बीफ वाली ब्रीड नहीं है हमारे पास बीफ वाली ब्रीड नहीं है, और जब तक नहीं है तब तक तो हमें काम करना है। अच्छा, और इन्हीं कैटल्स के साथ काम करना है। तो अगर हम इन कैटल्स की सिलेक्शन अच्छी कर लें, उनकी हिप हाइट्स अच्छी कर लें, उनके उनके फ्रेम स्कोर बड़े कर लें, उनके लिए फॉर्म अच्छे बना लें, एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना लें, उनकी फैसिलिटीज़ करा लें, तो 70% तो काम भाई ये है। पहले हम ये कंप्लीट कर लें, जब हम इन कैटल को इनकी मैक्सिमम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे ले जाएं, फिर हम सोच सकते हैं कि यार हमारे पास तो ब्रीड ही नहीं है। हो सकता है कि इसको करने के बाद हम सोचें यही दी बेस्ट ब्रीड थी हमारे पास और हमें इसी को मार्केट करना है, इसी को ब्रांड करना है। अब हमें जो सबसे ज़्यादा काम करना है वो करना है फील्ड लोड्स के ऊपर। अगर हमारे फील्ड लोड प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है, वो कैटल को उस लेवल पे जाके ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी मीट की, और आप भी परेशान रहेंगे। तो सबसे पहला काम ये है। उसके बाद है फीडिंग के लिए फीड्स प्रोग्राम। एक ही फीड जो हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर एक ही फीड मुसलसल नहीं चलेगी। उसके बाद हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आके अल्टीमेटली इनका इम्पैक्ट तभी सबसे अच्छा आएगा जब आपका फील्ड लोड अच्छा डिज़ाइन प्रॉपरली हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंफर्टेबल है और कैटल को कंफर्टेबल रखती है, और वो जो आपका फील्ड लोड है अगले 30 साल के लिए इंटैक्ट है। उसमें ना आपको चेंज करनी है, ना आप उसमें बढ़ोतरी करनी है, और ना उसको आपको चेंज करने की कॉस्ट पे करनी है। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, चीज़ों को दोबारा ठीक करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एक दफ़ा चीज़ गलत बन जाए, आप उसको लेके चलने पे मजबूर होते हैं, फिर आप उसके लिए एक्सक्यूज़ भी ढूंढते हैं और उसको फिर जुगाड़ के साथ ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप डिज़ाइन के ऊपर, आप साइट सिलेक्शन के ऊपर, आप उसके सर्वेस के ऊपर और बिल ऑफ मटेरियल की ऑप्शंस के ऊपर दी बेस्ट टाइम लगाइए, उसको आप अपनी तवज्जो दीजिए और उस पर जितनी बेहतर ऑप्शंस आ सकती है उसको देख लीजिए। कॉस्ट वही पड़ेगी जो आप जो गाड़ी फार्म बनाएंगे उसमें भी वही कॉस्ट आएगी, और जो आप साइंस के मुताबिक बनाएंगे हो सकता है उस पर थोड़ी कम कॉस्ट आ जाए, लेकिन आपकी जो चीज़ है वो एक लॉन्ग टर्म बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी।
थैंक यू नवीद साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले भी नहीं सोची थी। आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्लाइमेटिक चेंज, कि हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। मेरे किसान भाई इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस मरतबा मक्की के दाने नहीं बने और जो मूंजे का जो बीज उन्होंने हाई कास्ट पर लिया था वो उसके भी दाने नहीं बने। ठीक है। और वजह उसकी यह है कि जुलाई और अगस्त के अंदर एकदम टेम्परेचर जब हाई हुआ पॉलिनेशन के वक्त, वो पॉलिनेशन अबॉर्ट हो गई। इसी तरीके से हमारे जब हम बात करते हैं लाइफ स्टॉक की, लंपी स्किन डिजीज़ का नाम किसने सुना था? ये एक नई है, यानी कि जब कोई क्लाइमेट चेंज होता है, तब्दीली आती है। राइटली आपने फरमाया कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान तो उन लोगों के होते हैं जो सोए हुए होते हैं। जो जाग रहे होते हैं वो तो उसका पूरा का पूरा उसका बंदोबस्त करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे बताने वाले भी जागने वाले हैं और हमारे सुनने वाले भी जागने वाले हैं। लिहाजा आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगले प्रोग्राम के अंदर हम उस फीड की बात करेंगे जो फीड लॉट के जानवरों के लिए मैक्सिमम वेट गेन और मैक्सिमम मीट की क्वालिटी को बेहतर बना सकेगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।